तो एक माँ जितने प्रेम से अपने बेटे से बातचीत करती है, बेटे से जितना प्यार करती है, उसी प्रकार ये जो मदन है वो जगदीश बाबू को जवाब देता है हमेशा अच्छी तरह से किसी भी चीज़ का। आगे देखते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पे हम आए हैं ये वाले पैराग्राफ में, ठीक है। चलिए, कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। एकाकीपन माने क्या? अकेलापन। उन्हें अब कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। क्या लगा जगदीश बाबू को? सिर्फ चौक मतलब जो चौराहे पे वो कैफ़े था उतना ही नहीं, पर वो कैफ़े और पूरा शहर जैसे सारे लोग खुद अपने ही है वैसा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाज्यू कहलाना अच्छा नहीं लगता था। अब क्या लगा उनको? बार बार वो मदन दाज्यू दाज्यू करके बुलाता था। दाज्यू माने क्या? बड़ा भाई। तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको ऐसा लगता था कि मेरे गौरव में, मेरे मान में ये लोग मेरे मान में कुछ कमी सी है। ठीक है, आगे देखते हैं। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाज्यू, और ये मदन कौन सा क्या करता था? दूसरी भी टेबल पे जाए ना तो ज़ोर से जगदीश बाबू को दाज्यू दाज्यू कर ही बुलाता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मदन को बुलाया, मदन इधर आओ। तो उसने क्या बोला? आया दाज्यू। दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू ने मध्यम वर्गीय संस्कार जान उठे। दाज्यू शब्द के ऊपर उन्होंने मदन को बोला, अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धागे से आगे टिक न सकी। क्या बोलते हैं कि जो अपनापन था उसके आगे गर्व और घमंड जीत गया। ठीक है, अपनत्व की पतली डोरी के आगे अहम माने अहंकार, उसकी तेज धार के आगे टिक न सकी। अहम जीत गया और अपनत्व माने अपनापन हार गया। दाज्यू चाय लाऊं? दाज्यू ने पूछा, मदन ने पूछा, दाज्यू चाय लाऊं आपके लिए? तो जगदीश बाबू क्या बोलते हैं? चाय नहीं, लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? क्या बोलते हैं जगदीश बाबू मदन को कि मुझे चाय नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या ज़ोर ज़ोर से हर बार दाज्यू दाज्यू करके चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है कि नहीं? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें कि मेरी क्या प्रेस्टीज है, क्या इज्जत है, उसका तो ख्याल करो तुम। ये क्या दिन रात दाज्यू दाज्यू करके चिल्लाते रहते हो? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया और वो गुस्से में थे। गुस्से से ऐसा बोल रहे थे कि मेरे को क्या ऐसा दाज्यू दाज्यू बुलाते रहते। शब्दों पर भी अधिकार नहीं रह सका कि उन्होंने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसा होता है ना हमेशा, गुस्से में आदमी को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसका कुछ ख्याल नहीं रहता है। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा कि मदन को क्या पता होगा कि प्रेस्टीज का अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा और उसे बोल दिया। यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। मदन को ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं थी, वो बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी थी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठारी में सिकसिकाया। कोठरी में सिसकिया भर रो रहा था। उन्होंने जैसे ही जगदीश बाबू ने ऐसा डांटा ना उसको, तो उसने मैनेजर से ऐसा बोला कि मुझे सिर दर्द है, और ऐसा बहाना करके वो एक कोठरी में चला गया, एक छोटे से कोठरी में, और वहाँ पे सिसकिया भरने लगा, मतलब रोने लगा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। बराबर, घर और गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन कैसा था? स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के
और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। उसे कैसा लगा? वो इतने दिनों से घर से बाहर है, इतने दूर आया है, तो पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसको माँ की गोद से, पिता की बाहों से और बहन के आंचल से दूर किया, बलपूर्वक माने ज़बरदस्ती। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो लेकिन भावुकता स्थायी नहीं थी। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आँखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षण की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। क्या कहते हैं लेखक यहाँ पे? लेखक कहते हैं कि जब भी आदमी कोई भी आदमी कुछ उसको आघात लगे और रो लेने के बाद जब वो स्वस्थ अवस्था में आए और तब जो निश्चय करते हैं ना, वो विवेकपूर्ण निश्चय होते हैं, भावुक निर्णय नहीं होते, अधिक विवेकपूर्ण निर्णय होते हैं। आगे देखते हैं हम। मदन पूर्ववत काम करने लगा। पूर्ववत माने क्या? पहले की तरह। ठीक है, पूर्ववत माने क्या? पहले की तरह। मदन ने सिरदर्द का बहाना बताया था, वो रोने लगा था और जैसे कि बहुत ही उसको आघात लगा हो, रो लिया, फिर उसने कुछ निर्णय किया और पहले की तरह वो काम करने लगा बाद में आकर। ठीक है। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। दूसरे दिन वो कैफ़े जा रहे थे कि अचानक ही जगदीश बाबू को अपने बचपन के सहपाठी, मतलब बचपन का एक मित्र जो उनके साथ पढ़ता था, सहपाठी माने साथ पढ़ने वाला मित्र, हेमंत नामक मित्र से हो गई। उनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया। वो जैसे ही कैफ़े पर पहुंचे कि जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। मदन क्या कर रहा था? जगदीश बाबू से दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा था। वो ज़्यादा उनको जवाब देने का और उनको प्रतिसाद नहीं दे रहा था। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। 2 बार बुलाया तब जाके मदन आया है। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान नहीं थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। आज मदन के मुंह पर मुस्कान भी नहीं थी और उसने ये भी नहीं बोला कि आपके लिए क्या लाऊं दाजू। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट। जगदीश बाबू ने स्वयं बताया, मैंने खुद बताया कि मुझे 2 चाय और 2 आमलेट चाहिए, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। पहले क्या बोलता था वो? कुछ भी मंगाओ तो लाया दाजू। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि किसी व्यक्ति को जब आघात लगता है तो उसके बिहेवियर में कैसा चेंज आता है। ठीक है, तो पहले वो क्या बोलता था? लाया दाजू, लेकिन अभी क्या कहने लगा? उसकी जगह पे लाया साहब। ठीक है, और इस तरह से लगने लगा कि जैसे दोनों ही एक दूसरे को पहचानते ही नहीं हो। आगे देखते हैं। तो शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। क्या पूछा? कि शायद हेमंत ने ऐसा अनुमान लगाया कि ये शायद पहाड़ से है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। जगदीश बाबू ने रूखा सा मतलब अच्छी तरह से हेमंत को नहीं बताया, बोला हाँ हाँ होगा ऐसे करके, और सारा टॉपिक ही चेंज कर दिया उन्होंने, विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। उतने में मदन आया और चाय लेकर आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, जैसे ये मदन के ऊपर उपकार कर रहे हो। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर, टेबल नहीं है, हाँ यहाँ पे टेबल है, ये आप खास ध्यान में रखना। यहाँ पे टेबल आपको जोड़नी दी गई है, यहाँ पे टेबल नहीं है, टेबल है। ओके,
तो गंभीर मौन छा गया टेबल पर। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रही, वो तो कुछ बोले ही नहीं। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। बराबर, मदन को ऐसा पूरा वाकया याद आने लगा कि कैसे जगदीश बाबू ने उससे क्या नाम है, फिर तू कहाँ से आया है, कौन सी पहाड़ी से, कौन से गांव से, ये सब पूछ रहे थे ना, वो सारा वाकया याद आने लगा। जगदीश बाबू की आंखों, हाँ, जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। ये 3 सेंटेंस देखो, उसमें पूरी कहानी आ जाती है। आप देखोगे ना तो ये 3 सेंटेंस, जगदीश बाबू का ऐसे ही एक बार नाम पूछना, फिर दाजू, जैसे कि मदन ने बोला था कि आपने तो कल खाना ही नहीं खाया, और फिर उन्होंने क्या बोला, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहा तुम्हें। ठीक है, ये 3 सेंटेंस में जैसे लेखक ने पूरी कहानी बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसको, मदन को ये सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। उन्होंने जैसे ही मदन के सामने देखा ना, तो उनको क्या लगा कि जैसे मदन अभी ज्वालामुखी जैसे उनके सामने फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? वापस हेमंत ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया? मदन ने, बॉय कहते हैं साहब मुझे। क्या बोला? कि मुझे बॉय कहते हैं। उसने ऐसा नहीं बोला कि मेरा नाम ये है, उसने क्या बोला कि मुझे बॉय कहते हैं, मतलब जैसे कि कैफ़े पर काम करने वाले लड़कों को बुलाते हैं उसी तरह से। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। संक्षिप्त सा माने छोटा सा जवाब देकर वो चलने लगा। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। ठीक है, मतलब ऐसा आवेश उसके चेहरे पर देखने लगा, फिर भी उसका चेहरा कैसा लग रहा था? सुंदर। सो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, जैसे हम हर बार करते हैं, शब्दार्थ तो आपने लिख लिए थे। अभी आप उसकी, मतलब इस लेसन की पूरी एक्सरसाइज, हाँ, लिख लीजिएगा। इतनी सी एक्सरसाइज है उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ये आपको लिख लेना है और ये भी आपको मंडे तक चेक करवा देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।